हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एचपीजी के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन और जेबीटी टीजीटी टैट जो दिसंबर में आपका होगा, उनके लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ बुशहर मेड रामपुर हिज कैपिटल। बुशहर के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया था। बुशहर रियासत की, बुशहर स्टेट की कैपिटल रामपुर बनाई थी राजा राम सिंह ने। राजा राम सिंह ने बुशहर रियासत की कैपिटल रामपुर को बनाया था। राम सिंह ने सराहन से रामपुर को ट्रांसफर की थी। सराहन से रामपुर को इसने ट्रांसफर की थी कैपिटल। ओके, पहले सराहन हुआ करती थी। रामपुर की जो बुशहर स्टेट है, यहाँ से केहरी सिंह इंपॉर्टेंट राजा हुए। केहरी सिंह को अजान बाहु कहा जाता था। ओके, अजान बाहु कहा जाता था केहरी सिंह को। इसके अलावा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। ओके, छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी इन्हें औरंगजेब ने। ओके, औरंगजेब ने केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी। जो रामपुर में लवी का मेला लगता है, लवी मेले की शुरुआत भी राजा केहरी सिंह ने की थी। ओके, और बुशहर के अंतिम राजा कौन थे? बुशहर के अंतिम राजा थे वीरभद्र सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, उनके पिता यानी कि पदम सिंह। राजा पदम सिंह अंतिम राजा थे बुशहर रियासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुजर्स इन हिमाचल प्रदेश आर द डिसेंडेंट्स ऑफ। हिमाचल प्रदेश के जो गुजर हैं वो किसके वंशज हैं? गुजर हूण के वंशज माने जाते हैं गुजर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हूण। ऐसा माना जाता है कि जो गुजर जनजाति के लोग हैं हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि ये हिंदुकुश पर्वत पार करके भारत आए थे। अब गुजर में हिंदू समाज से भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर हिमाचल फॉरेस्ट सेटलमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वन बंदोबस्त किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? फॉरेस्ट सेटलमेंट एग्जीक्यूट हुई थी हिमाचल प्रदेश में 1879 में। ओके, 1879 ईस्वी में, 1879 में हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट सेटलमेंट एग्जीक्यूट हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर है मंडी में। ओके, मंडी जिला के मंडी में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मंडी में है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन किन्नौर लोकल ग्रेप वाइन अंगूरी इज कॉल्ड एज। किन्नौर में स्थानीय अंगूर की शराब अंगूरी कहलाती है। अंगूरी को क्या कहते हैं जो अंगूर की शराब बनती है किन्नौर में? किन्नौर में अंगूर की शराब जो अंगूरी है उसे कहते हैं दखांगू। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दखांगू कहते हैं अंगूर की शराब को किन्नौर। किन्नौर के हंगरंग घाटी जो है, हंगरंग घाटी में एक शराब, लोकल शराब पी जाती है जो स्थानीय वहाँ की देशी शराब है, उसका नाम है छांग। ओके, छांग या हंगरंग घाटी, किन्नौर के हंगरंग घाटी में मुख्यतः पी जाती है। इसके अलावा एक घांती है, घांती, ये भी लोकल वाइन एल्कोहल कह जी, लोकल वाइन है। ओके, यहाँ की स्थानीय शराब है जो जौ से बनती है, घांती, इसे घांती कहते हैं। जौ से बनने वाली लोकल शराब, स्थानीय शराब। इसके अलावा अंगूरों से रिलेटेड यहाँ पे अंगूरों की घाटी कौन सी है? ओके, अंगूरों की घाटी है रिब्बा। किन्नौर की रिब्बा घाटी अंगूरों की घाटी के नाम से जानी जाती है। ओके, रिब्बा वैली, रिब्बा घाटी अंगूरों की घाटी। और जो स्थानीय अंगूर की शराब बनती है उसे दखांगू कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी है? पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये पुस्तक शांता कुमार द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शांता कुमार। इसके अलावा शांता कुमार ने और भी बुक्स लिखी हैं, जैसे कि धरती है बलिदान की, धरती है बलिदान की, ये पुस्तक शांता कुमार ने लिखी है। इसके अलावा हिमालय पर लाल छाया, हिमालय पर लाल छाया, ये पुस्तक भी लाल छाया शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा लाजो, मृग तृष्णा, मृग
तृष्णा, ये पुस्तकें सारी शांता कुमार द्वारा लिखी गई है। जो ऑप्शन में लालचंद एल.सी. प्रार्थी दिया है, एल.सी. प्रार्थी का मतलब है लालचंद प्रार्थी। ओके, एल.सी. प्रार्थी, लालचंद प्रार्थी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है कुलुत देश की कहानी। कुलुत कुलुत देश की कहानी, ये पुस्तक लिखी गई है लालचंद प्रार्थी द्वारा। लालचंद प्रार्थी कुल्लू से मंत्री बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे, लालचंद प्रार्थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी भाग लिया था इन्होंने। इनकी पुस्तक है कुल्लू देश की कहानी। ओके, ये जो ऑप्शन में रंजौर सिंह दिया गया है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, रंजौर सिंह के द्वारा पुस्तक लिखी गई है तारीख तारीख ए रियासत, तारीख ए रियासत सिरमौर, तारीख ए रियासत सिरमौर, ये पुस्तक लिखी गई है रंजौर सिंह के द्वारा। ओके, तारीख ए रियासत सिरमौर पुस्तक रंजौर सिंह। वाई.एस. परमार के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, आपको पता है, जैसे कि पोलेंड्री इन हिमालयाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? प्राचीन हिमालय, प्राचीन हिमालय पुस्तक लिखी है एल.पी. पांडे द्वारा। एल.पी. पांडे द्वारा प्राचीन हिमालय पुस्तक लिखी गई है। ओके, ऑप्शन में जो ओसी हांडा दिया गया है, इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई है। एक तो पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी लोक नृत्य इनकी पुस्तक है, पहाड़ी लोक नृत्य, और दूसरी पुस्तक है इनकी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ओके, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, ललित काव्यम के रचयिता कौन थे? ललित काव्यम की रचना कन्हैयालाल वर्मा द्वारा की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कन्हैयालाल वर्मा जुब्बल शासक के दरबारी थे। ओके, जुब्बल के जो शासक थे उनके दरबारी थे कन्हैयालाल वर्मा। यहाँ पे शर्मा लिखा है, मिसप्रिंट है, ये वर्मा होना था यहाँ पे। ओके, इन्होंने ललित काव्यम की रचयिता की थी, रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक की रचना पुस्तक किसने लिखी है? पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक, ये पुस्तक लिखी है अ डिक्शनरी ऑफ पहाड़ी डायलेक्ट्स और अ डिक्शनरी एंड ग्रामर ऑफ कनवारी, ये लिखी है टीकाराम जोशी ने। ओके, टीकाराम जोशी, हाँ ऑप्शन ए, टीकाराम जोशी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी वेबसाइट पे, आप इसको बाय भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे? तो ऑप्शन में दिया गया है ए.के. हंगल, सत्यानंद स्ट्रोक्स, निर्मल वर्मा या मनोहर सिंह। तो मनोहर सिंह ये एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मनोहर सिंह। ये शिमला से थे, इन्होंने इंडियन थिएटर और सिनेमा में अपना काफी नाम बनाया है। ओके, मनोहर सिंह। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म स्थान है? पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम, इनका जन्म स्थान क्या है? पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म हुआ था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिले के डाडासीबा में। ओके, धारासीबा यहाँ पे लिखा है, डाडासीबा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म 11 जुलाई 1882 में हुआ था, 1882 में हुआ था। और ये जो इनका नाम है पहाड़ी गांधी, ये किसने दिया था? कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है, सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल ने इनको ये नाम दिया था। कब दिया था? 1937 में, 1937 में एक जनसभा में गदड़िया जनसभा में 1937 में ये नाम कांसीराम जी को दिया था, पहाड़ी गांधी का टाइटल। और सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहा था। ओके, पहाड़ी बुलबुल सरोजनी नायडू ने कहा था। इनकी डेथ हुई थी 1943 पे। ओके, 1943 में पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम की डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ है? 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ पर स्थित है शिमला जिले में? नालदेहरा में, शिमला के नालदेहरा में है 9 होल गोल्फ जो मैदान है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नालदेहरा। ये जो नालदेहरा ग्राउंड है, गोल्फ ग्राउंड, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था लॉर्ड कर्जन ने। ओके, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन ने नालदेहरा गोल्फ कोर्स, ये जो मैदान है, इसका निर्माण कराया था। और ये जो नाम है नालदेहरा ये जो नाम रखा है, ये लॉर्ड कर्जन की जो थर्ड डॉटर थी, इसकी जो तीसरी बेटी थी, उसका नाम था अलेक्जेंडर नालदेहरा। अलेक्जेंडर नालदेहरा उसकी बेटी का नाम था, उस बेटी के नाम पर उसने इस मैदान का नाम भी रखा नालदेहरा। ओके, अगला क्वेश्चन है, किन्नर का क्या अर्थ है?
किन्नर का मीनिंग क्या है? किन्नर का अर्थ है अश्वमुख वाले लोग। ओके, किन्नर का क्या अर्थ है? अश्वमुख वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो ये जो चंबयाली भाषा है, ये टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चंबयाली, चंबयाली भाषा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति की संज्ञा निम्नलिखित में से किस कालखंड को दी जाती है? जो वैदिक काल है, वैदिक संस्कृति है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है वैदिक काल का? वैदिक जो काल है उसे 1500 ईसा पूर्व से 1500 बीसी से 600 बीसी तक के पीरियड को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक संस्कृति की संज्ञा के कालखंड को दी जाती है इसको। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1500 बीसी से 600 बीसी तक इसे वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। अब इसमें भी ब्रेक डाउन है। ओके, 1500 बीसी से 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसे, इस कालखंड को क्या कहा जाता है? इस कालखंड को कहा जाता है ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल। ओके, ऋग्वैदिक काल इस पीरियड को कहा जाता है 1500 से 1000 बीसी तक। फिर 1000 से 600, 1000 बीसी से 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, ओके, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। पहले ऋग्वैदिक काल, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक। क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट में है तो इसमें टाइम जो है पीछे की तरफ काउंट किया जाता है, रिवर्स में। अगला क्वेश्चन है, कुल वेदांक कितने हैं? तो कुल वेदांकों की संख्या है 6। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 6 है टोटल वेदांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के 10वें अवतारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुराण में किया गया है? 10 अवतारों का उल्लेख, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के जितने भी 10 अवतार हैं उनका उल्लेख किया गया है। अब ये वेदांक 6 हैं। 6 वेदांक पिछले क्वेश्चन में अगर बात करें, जो कुल वेदांक है 6 वेदांक बताए थे। 6 वेदांक कौन कौन से थे ये हम भूल गए। तो एक शिक्षा वेदांक है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिषी है। ओके, ये 6 वेदांक है, 6 वेदांग है। यहाँ पे क लिख दिया है लेकिन ग होगा यहाँ पे, वेदांग। ओके, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना, महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महर्षि व्यास ने की है महाभारत की रचना। महाभारत में मूलतः महाभारत में 8800 8800 श्लोक है। कितने श्लोक है महाभारत में? मूलतः 8800 श्लोक है। इन श्लोकों को क्या कहा जाता है? इन श्लोकों का कहा जाता है जय संहिता। इन श्लोकों को जय संहिता कहा जाता है, जो महाभारत में श्लोक है। रचना की है महर्षि व्यास ने। अगला क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, बौद्ध ग्रंथ में है अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऋषभदेव है प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के। जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभदेव माने जाते हैं। ओके, संस्थापक ऋषभदेव। तीर्थंकर का मतलब है अवतार या फिर आप मान लीजिए गुरु। ओके, टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। टोटल तीर्थंकर कितने थे? 24। पहले ऋषभदेव, और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। ओके, ये 24वें तीर्थंकर है, 24वें। पार्श्वनाथ, ये जो ऑप्शन में दिया है पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे। ओके, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। महावीर, ये जो 24वें तीर्थंकर है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ओके, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। वैशाली में इनका जन्म हुआ था। वैशाली के निकट एक गांव है जिसका नाम है कुंडग्राम, वहां पे इनका जन्म हुआ था, वैशाली के पास। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ओके, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम था, पिता का नाम सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रिशला। इतना ध्यान रखें आप। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा या बौद्ध शक्ति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तृतीय
बौद्ध संगति, यहाँ पे बौद्ध संगति की बात हो रही है। देखिए अगर शुरू से बात करें तो पहली बौद्ध संगति जो है, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे, शासनकाल में। ऑप्शन अजातशत्रु पहली बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक में। तीसरी बौद्ध संगति जो क्वेश्चन में पूछा है, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में। ओके, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुई थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ओके, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। ये कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। कश्मीर कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये हुई थी राजगृह विहार में, अजातशत्रु में राजगृह बिहार में हुई थी। दूसरी कालाशोक जो शिशुनाग वंश के थे, इनके शासनकाल में ये वैशाली बिहार में हुई थी, ये वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में, कुंडलग्राम में। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आए थे। चीनी यात्री जो फाहियान थे, इन्होंने भारत की यात्रा की 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ओके, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो गुप्त साम्राज्य था वो अपने चरम पे था। इन्हें उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की। इनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। ओके, 9 रत्न हुआ करते थे इनके दरबार में, जैसे कालिदास, धन्वंतरी, अमरसिंह, शंकु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, टोटल 9 रत्न हुआ करते थे इनके। ओके, अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण भारत में कब मिला? सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण भारत में मिला था 510 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरण स्तंभ में जो शिलालेख है, वहां पे सती प्रथा का उल्लेख के साक्ष्य मिले हैं 510 ईस्वी में, गुप्त काल के दौरान, गुप्ता पीरियड के दौरान। ओके, गुप्ता पीरियड के दौरान यहाँ पे सती प्रथा का प्रमाण मिला है। भारत में 510 में और नेपाल में 464 ईस्वी में, 464 ईस्वी में सती प्रथा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी नामक नाटकों की रचना किसने की थी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी। राजा हर्षवर्धन द्वारा नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शनी नामक नाटकों की रचना की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंतीदुर्ग ने। दंतीदुर्ग ने बादामी के चालुक्यों को पराजित करके 8th सेंचुरी में, ओके, 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहां पे राष्ट्रकूट वंश था। ओके, दंतीदुर्ग ने वहां पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लगभग 753 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी मान्यखेत में। मान्यखेत में इनकी कैपिटल थी। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? चंदेल वंश, चंदेल वंश की कैपिटल जो है खजुराहो में थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, खजुराहो। जो शहर में, जो खजुराहो में जो प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर है, उनका निर्माण भी चंदेल राजाओं ने ही करवाया था। ओके, चंदेल वंश के राजाओं ने ही जो खजुराहो में टेम्पल है उनका निर्माण कराया था। खजुराहो को आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। ओके, आध्यात्मिक राजधानी। चंदेलों की 3 राजधानी मानी जाती है। खजुराहो को आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। इसके अलावा कालिंजर को सैन्य राजधानी माना जाता है, सैन्य राजधानी कालिंजर। और महोबा को सांस्कृतिक राजधानी, महोबा को सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ताइरान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? लास्ट क्वेश्चन है, ताइरान का प्रथम युद्ध। ताइरान का प्रथम युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1192 ईस्वी में। प्रथम युद्ध पूछा है, प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ताइरान का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके इस बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ओके, ताइरान का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में प्रथम ताइरान का युद्ध हुआ। जो ताइरान की दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी 1192 में। ओके, ये
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये हुई थी। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और दिल्ली पे कब्जा किया इसने 1192 में। ओके, सो दैट्स इट। प्रथम युद्ध पूछा था तो 1191, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा 1191। प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं एचपी जीके और नेशनल इंटरनेशनल जीके की। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।